दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक राणा। आज 15 मई को दैनिक जागरण में अमित शाह का इंटरव्यू छपा है जिसे आशुतोष झा ने लिया है। उसके कुछ प्रमुख अंश इंटरव्यू के छपे हैं। वही अमित शाह का इंटरव्यू जो दैनिक जागरण को दिया गया है, मैं आपको पेश कर रहा हूँ। प्रश्न है कि दैनिक जागरण का माना जा रहा है कि आने वाले समय में वैश्विक स्थिति संकटपूर्ण रहने वाली है। उसके लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी होगी। अमित शाह जी इसके प्रश्न के जवाब में कहते हैं कि यही तो कारण है कि हम 400 पार की बात कर रहे हैं। ऐसे काल में देश को बहुत ही मजबूत और कुशल नेतृत्व की जरूरत होती है। वह नेतृत्व सिर्फ मोदी जी ही दे सकते हैं। पिछले समय में जब विश्व के कई बड़े देश संघर्ष कर रहे थे तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा था। यही तो समझने की जरूरत है और देश के लोग इसे समझ भी रहे हैं। एक प्रश्न था, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। हर चरण में मतदान पिछली बार की तुलना में कम हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी को कहां देख रहे हैं। अमित शाह जी का इस पर जवाब था कि आपके प्रश्नों के आखिरी भाग का मैं पहले जवाब देता हूं। 4 चरणों में जिन 380 सीटों पर मतदान हुआ है, हम उसी में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। रही बात कम मतदान प्रतिशत की, तो इसे देखने का तरीका अलग अलग होता है। बाहर बैठा कोई व्यक्ति इसे सीधा सत्ताधारी दल से जोड़ देता है, लेकिन वह इसकी गहराई में नहीं जाता। जब संगठन में काम करने वाला व्यक्ति इसकी पूरी समीक्षा करता है तो दूसरे तरीके से देखता है। पहले मैं भी चिंतित हुआ था, लेकिन पूरा अध्ययन किया, रिपोर्ट देखी तो आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमने 400 पार की जो बात कही है वहाँ पहुँच रहे हैं। आप चाहेंगे तो मैं हर राज्य की पूरी गिनती बता सकता हूँ। दैनिक जागरण का अगला प्रश्न था, 400 पार को लेकर ही विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। कह रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का अभिमान है। 2/3 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि संविधान बदल देंगे। क्या ऐसा लगता है कि यह संख्या बोलना चूक थी। अमित शाह जी ने कहा कि आपसे किसने कहा कि यह संख्या बोलना चूक है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। वह अपनी संख्या तो बता नहीं पा रहे। संविधान बदलने के लिए 400 की जरूरत नहीं है। हमारे पास 2 चुनावों में जो संख्या आई उसमें भी हमने बहुत बड़े बड़े सकारात्मक कार्य किए और विपक्ष ने रोड़े अटकाने के प्रयास किए। वह तो अनुच्छेद 370 को लेकर हमारे कदम का भी विरोध कर रहे थे। तत्काल 3 तलाक की समाप्ति का भी विरोध कर रहे थे, जिससे समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली कुरीति को खत्म किया गया। हम तो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन क्या पार्टी को विस्तार का अधिकार नहीं है। हाँ, हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश की राजनीति में शुचिता आए।
400 सीटें चाहिए क्योंकि देश की सीमा को चाक चौबंद रखना है। 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें देश को विश्व की तीसरी बड़ी ताकत बनाना है, और इसलिए चाहिए क्योंकि देश में जो कुछ गरीबी बची है हमें उसे भी त्वरित गति से खत्म करना है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर बहुमत का दुरुपयोग किया था। कांग्रेस ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर बहुमत का दुरुपयोग किया था। महिला अधिकार को नकार कर अपना वोट बैंक बनाने का काम किया था। हम तो देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बहुमत का उपयोग करते हैं। दैनिक जागरण का अगला प्रश्न है, लेकिन मतदाताओं में वह आक्रामकता क्यों नहीं है जो 400 पार के लिए चाहिए। अमित शाह जी ने कहा कि हमारी सरकार को वोट देने वाले मतदाताओं में पूरी आक्रामकता है। आप नतीजा देख लीजिएगा। पिछले 10 वर्ष में देश की जनता ने प्रधानमंत्री को देखा है, परखा है। वह तो निकल ही रहे हैं वोट देने के लिए। दूसरी पार्टियों के लोग समझे कि उनके वोटर क्यों नहीं निकल रहे। नतीजा आएगा तो आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत की भी सबसे बड़ी पार्टी होगी। दक्षिण के 5 राज्यों में संयुक्त रूप से हमारी जितनी सीटें होगी उतनी सीटें किसी भी दल के पास नहीं होगी। इतना मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद समझ लीजिए और खुद गिन लीजिए। दैनिक जागरण का प्रश्न था, चुनाव की शुरुआत तो विकास के एजेंडे से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों ओर से ध्रुवीकरण शुरू हो गया। क्या यह वोटर में आक्रामकता लाने के लिए था? अमित शाह का इस बात सवाल पर उत्तर था, आपका सवाल थोड़ा गलत है। हमारी ओर से ध्रुवीकरण नहीं किया गया, विपक्ष की ओर से किया गया है। अगर वह लोग धर्म के आधार पर आरक्षण लाने की बात करेंगे जो कि गैर संवैधानिक कदम है, तो हमें जवाब देना ही होगा। अगर कोई पीओके छोड़ने की बात करेगा, देश में पर्सनल लॉ लाने की बात करेगा, देश में पर्सनल लॉ लाने की बात करेगा तो हमें इसका तो जवाब देना ही होगा। विकास से जुड़े मुद्दों के साथ ही देश के लिए मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर दैनिक जागरण का प्रश्न था, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल कुछ दल तो मुस्लिम को आरक्षण देने की बात करते हैं। इस प्रश्न पर अमित शाह का जवाब था कि हर दल का अपना अलग विचार हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि यह गैर संवैधानिक है। कर्नाटक में मुस्लिमों के बीच पिछड़ों को ही नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ग को आरक्षण की बात की गई। इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? क्या हमारे दलित और पिछड़े भाई बहनों का नुकसान नहीं होगा? अगर हम यह बोले तो आप ध्रुवीकरण की बात कहेंगे। यह सही है क्या? मैं आपको कह देता हूं कि जब तक देश में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद रहेगा, धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने देगा। और देश में SC, ST, OBC आरक्षण का नरेंद्र मोदी से बड़ा समर्थक कोई नहीं है। फिर दैनिक जागरण का अमित शाह से प्रश्न था, आपने 10 वर्ष की बात कही। इसी समय आप केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हुए थे।
तब से 2024 तक की राजनीति और चुनाव में आप किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? 2014 में देश की जनता ने यूपीए सरकार से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इस चुनाव में मोदी सरकार के प्रदर्शन और अगले 25 वर्ष के लिए आशाओं को लेकर वोट मिल रहा है। देश की जनता अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए वोट देने उतरी है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। जनता झूठे वादों से भ्रमित ना होकर उसे वोट दे रही है, जिसकी विश्वसनीयता है, जिसने करके दिखाया है, जो वादा किया है उसे पूरा किया है। मेरा अनुभव से पहली बार देश में सकारात्मक एजेंडा पर वोट होने जा रहा है। दैनिक जागरण का एक प्रश्न था कि लेकिन सांसदों के प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है कि कई स्थानों पर उम्मीदवारों में बदलाव किया जाना चाहिए था? अमित शाह जी ने कहा कि हमने बहुत तरीके से सर्वे करके समीक्षा करके उम्मीदवार तय किए हैं। जहां जरूरत थी वहां बदल दिया। केंद्र सरकार का काम तो जमीन तक पहुंचा ही है। प्रश्न था कि लेकिन पार्टी के अंदर इसकी नाराजगी तो है ही कि बहुत बड़ी संख्या में बाहर से आए लोगों को टिकट दे दिया गया। ऐसे लोगों की संख्या 30% से ज़्यादा बताई जा रही है। पार्टी के अंदर नाराजगी की बात ही नहीं है, ये तो आप लोग सवाल कर रहे हैं। जो लोग 10-12 वर्ष से पार्टी में हैं उन्हें भी क्या बाहरी कहा जाएगा? फिर तो आप मुझे भी बाहरी कहेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो मैं भी पार्टी में बाहर से ही आया हूँ। प्रश्न, लेकिन ठीक चुनाव के वक्त भी तो बहुत सारे लोग आए और कईयों को टिकट भी मिला। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, अमित शाह ने कहा। 1 दर्जन के आसपास होंगे और उन्हें जहां से टिकट दिया गया उसमें आधी से ज़्यादा हमारी हारी हुई सीटें थी। प्रश्न था, कांग्रेस मैनिफेस्टो के कई मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने यह भी कहा है कि एनसीटीसी का जो काम अधूरा रह गया था उसे भी पूरा करेंगे। इसका विरोध तब ममता बनर्जी ने ही किया था। अमित शाह जी ने हंसते हुए कहा, कांग्रेस की तो पहचान ही यही है कि अधूरे काम को करना। उन्होंने कहा, गरीबी हटाओ 40 वर्ष हो गए, पूरा नहीं किया। ऐसे अधूरे काम की बहुत ही लंबी लिस्ट है। दूसरी तरफ हम सारे काम पूरे करते हैं। दैनिक जागरण का एक प्रश्न था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली। आपको क्या लगता है, इससे INDIA गठबंधन को ताकत मिली है? जवाब था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे मामले को समझिए। इनकी पहली याचिका थी कि अरेस्ट को खारिज किया जाए। कोर्ट नहीं माना, तो फिर सुधार किया और कहा कि बेल दीजिए, वह भी कोर्ट नहीं माना। फिर चुनाव प्रचार की बात कही और कोर्ट ने अंतरिम बेल दी है, इस शर्त के साथ कि 2 जून को फिर से आत्मसमर्पण करना होगा। इसे कोई अपनी जीत मान रहा है तो समझ का फेर है। चार्जशीट पड़ी है कोर्ट के सामने। जहां तक गठबंधन को ताकत मिलने का सवाल है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि केजरीवाल जहां जाएंगे वहां लोगों को शराब घोटाले की ही बात याद आएगी।
दैनिक जागरण का अगला प्रश्न था, रायबरेली से भी राहुल गांधी मैदान में है, यह उनकी पारंपरिक पारिवारिक सीट है। रायबरेली में भाजपा कितनी मजबूत टक्कर देगी? अमित शाह जी ने कहा कि सबसे आपत्तिजनक बात तो यही है कि कांग्रेस रायबरेली को परिवार की सीट मानती है। लोकतंत्र में कोई भी सीट किसी परिवार की कैसे हो सकती है? खैर, वह तो पूरे देश को ही परिवार की बपौती मानकर चल रही है। क्या हुआ? रायबरेली की जनता दिखा देगी कि वह क्या चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। प्रश्न था अमित शाह जी से कि आपने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी सांसद निधि का 70% अल्पसंख्यकों पर खर्च किया है, इसका आधार क्या है? अमित शाह जी ने कहा कि यह वहाँ के लोगों ने ही मुझे बताया है। तो अगर यह बात गलत है तो वह खंडन क्यों नहीं कर रही है? प्रश्न था कि उड़ीसा में इस बार अलग स्तर पर चुनाव हो रहा है। बीजू जनता दल और भाजपा में पहले कभी इतनी कटुता नहीं दिखी। क्या यह माना जाए कि बीजू जनता दल के साथ भविष्य में कोई गठबंधन या सहयोग नहीं होगा? अमित शाह जी ने कहा कि कटुता की बात ही नहीं है। चुनाव हो रहा है तो मुद्दे तो उठेंगे ही। जनता के सामने अपनी बात को स्पष्टता से तो रखना ही पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा को कहां ले जाना चाहती है और दूसरे लोग कहां ले जा रहे हैं। इस चुनाव में आपको जो कुछ चौंकाने वाले नतीजे दिखेंगे उसमें एक उड़ीसा भी होगा। रही बात भविष्य के सहयोग और समर्थन की, तो वह दूसरी स्थिति होती है। बीजू जनता दल की ओर से केंद्र में जो सहयोग मिला वह मुद्दा आधारित था। आंध्र प्रदेश में तो वाईएसआर कांग्रेस भी हमारे खिलाफ लड़ी, लेकिन कुछ मुद्दों पर उसका भी समर्थन मिला। देश के लिए कुछ मुद्दों पर एक साथ आना अलग चीज होती है, दोनों को मिलाना सही नहीं होगा। आपने कहा कि कुछ राज्यों से चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। उड़ीसा के अलावा कौन कौन से राज्य आप मानते हैं कि जहां यह दिखेगा? अमित शाह जी ने कहा कि दक्षिण की बात तो आपको बता चुका हूं। उड़ीसा के अलावा बंगाल में भी आप देखेंगे कि 24 से 30 सीटों के बीच हम होंगे। दैनिक जागरण का प्रश्न था कि विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम के कारण भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनाव जीतती है। अमित शाह जी ने कहा कि आरोप लगाना तो उनका एकमात्र कार्य है, तथ्य एक भी नहीं है उनके पास। इस मामले में वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार ही वह सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। वह कर्नाटक जीत गए तो क्या इस ईवीएम में चुनाव नहीं हुआ था? क्या ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ था? राहुल बाबा वायनाड से जीत गए, बंगाल में ममता जी सरकार में आ गई, यह कैसे हो रहा है? प्रश्न था, बंगाल में चुनावी हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? अमित शाह ने कहा कि यह सवाल तो आपको ममता जी से पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य में तो कोई हिंसा नहीं हुई। ममता जी बताएगी भी क्या? संदेश खाली की घटना के बाद बताने लायक कुछ भी नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री के काल में महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उसे कौन नहीं देख रहा है। अगला प्रश्न था, गुलाम जम्मू कश्मीर में आज़ादी के नारे लग रहे हैं,
पाकिस्तान पुलिस उसे दबाने में लगी है। इस पर आप क्या कहेंगे अमित शाह जी? अमित शाह जी ने कहा कि दो बातें हैं, एक चीज़ वहाँ चल रही है और दूसरी तरफ हमारे देश में फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर का बयान देख लीजिए। भारत को डरा रहे हैं और मज़े की बात यह है कि कांग्रेस उसको नकार नहीं रही है। यह तो भारत को संसद का एकमात्र संकल्प है कि पीओके भी भारत का हिस्सा है। तो दैनिक जागरण ने पूछा तो भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है? अमित शाह जी ने कहा कि अभी चुनाव चल रहा है, इस बीच हम कोई बयान देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी दोहरा देता हूँ कि यह संसद का एक मत प्रस्ताव है कि पीओके भारत का हिस्सा है। हम तो उस प्रस्ताव में विश्वास करने वाले लोग हैं। दैनिक जागरण ने प्रश्न किया कि पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर उग्रवादी संगठन मुख्य धारा में लौट चुके हैं, लेकिन मणिपुर की हिंसा नहीं रुक रही है। अमित शाह जी ने कहा कि मणिपुर में नस्ली हिंसा है। इतिहास रहा है कि नस्ली हिंसा जब भी हुई है तो 1-1.5 वर्ष तक चली है। पिछले 6-7 महीने से छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मणिपुर से हिंसा की किसी बड़ी घटना की खबर नहीं आई है। एक बार लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाए तो भारत सरकार इसे बहुत गंभीरता से लेगी। आप तो सरकार के प्रदर्शन की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि सरकार ने देश में गरीबों का नहीं केवल अमीरों का भला किया है। यह प्रश्न दैनिक जागरण ने अमित जी से पूछा। अमित शाह जी ने कहा कि विपक्ष देखना नहीं चाहता कि क्या काम हुआ है, लेकिन जनता से जाकर पूछिए कि क्या उन तक योजनाएं पहुंच रही है या नहीं। पिछले 10 वर्ष में क्या हुआ और उसके पहले ही हालत क्या थी, इसकी तुलना कर लीजिए तो आंखें खुली रह जाएगी। सब कुछ बताने बैठ जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपको बता देना चाहता हूँ। यूपीए काल में 2014 तक 90,000 किलोमीटर का राजमार्ग था। अब 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक का राजमार्ग है, यानी 60% की वृद्धि। तब प्रतिदिन 12 किलोमीटर राजमार्ग बनता था, अब 28 किलोमीटर बन रहा है। काम में तेजी देखिए। ग्रामीण सड़क की बात करें तो 2014 तक 3,81,000 किलोमीटर थी, अब 7,55,000 किलोमीटर है, यानी 10 वर्ष में दोगुनी हो गई। देश में हवाई अड्डे 2014 तक 74 थे, अब 149 हवाई अड्डे हो गए, दोगुने। तब 100 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था, अब 1,70,000 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर है, यानी 1700% गुना। तब 1 GB डाटा की कीमत 269 रुपये थी, अब यह 10 रुपये है। ये कुछ ही आंकड़े हैं। हर किसी के जीवन में बदलाव आ रहा है, लेकिन विपक्ष का रुख नहीं बदल रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? दैनिक जागरण का प्रश्न था कि गरीबों के जीवन में कितना बदलाव आया। अमित शाह जी ने कहा कि अच्छा किया आपने पूछ लिया।
डीबीटी से 34 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जा रहे हैं। 4 करोड़ से अधिक आवास बन चुके हैं। 32 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, यानी इन्हें 5 लाख रुपए तक के इलाज में कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हमारी माताओं बहनों को मिले हैं और उन्हें धुएं से मुक्ति मिली है। लगभग 1 करोड़ 41 लाख लखपति दीदी बन चुकी है। पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। फिर प्रश्न था दैनिक जागरण का कि पिछले 4-5 महीने में 91-92 नक्सली मारे गए हैं। तो आपने कहा है कि 3 वर्ष में देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से पहले इससे लड़ाई में किस तरह की चुनौती आ रही थी। अमित शाह जी ने कहा कि पहली बात तो यही है कि 112 नक्सली मारे गए हैं। रही बात छत्तीसगढ़ में सरकार की, तो किसी भी चुनी हुई सरकार के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ है और नक्सल मुक्त भारत बनने की बात जो मैंने कही है वह अवश्य पूरी हो जाएगी। ये था अमित शाह जी का एक इंटरव्यू, जिसके कुछ अंश दैनिक जागरण में छपे थे, वही मैंने आपको सुनाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।